मेरे पापा ने हमेशा यही बात की थी कि तुझे डीसी बनना है। तो अभी गोबर भी उठा है सिर पैर पढ़ाने। हाँ जी, रिजल्ट आने के अगले दिन भी उठाया है मैंने। पापा के जाने के बाद से मुझे ये था कि मुझे एक सपोर्ट सिस्टम बनना है, क्योंकि मैं उस लायक हूँ। ठीक है, आप कुछ करना चाहो तो कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती है। ग्रेजुएशन के 5 दिन बाद ही मैं दिल्ली चली गई थी। ये वुमेन एम्पावरमेंट का अगर एग्जाम्पल है तो वो मेरी माँ है। ये प्लान भी कोई दिमाग में चल रहा था कि ये नहीं हुआ तो ये करूंगी? मेरे कोई सेकंड थॉट नहीं था। आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे यही करना है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आपने एक डायलॉग हर मूवी में, हर कोट्स जो जितने पढ़े हैं उनमें से एक जरूर सुना होगा कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होते। मेरे साथ एक होनहार बेटी बैठी हैं, भिवानी की बेटी हैं, लेकिन झंडे इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में चर्चाओं में आने वाले गाड़े हैं। अर्पणा गिल नाम है, सेकंड रैंक है इनकी और असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगी अभी। ईपीएफओ एक अलग डिपार्टमेंट है, उसका भी मैं इनसे पूछूंगा। कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं, कई ऐसी जॉब हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, इतना कॉमन टेस्ट नहीं होते, लेकिन वहाँ पार पाना आसान होता है क्योंकि वहाँ पे जो बड़े हीरे हैं वही पहुँच पाते हैं। 5 बार यूपीएससी के अटेम्प्ट दे चुकी हैं, यानी कि जिसमें आईएएस आईपीएस बनते हैं वो वाले। ये शब्द आपको इजी लगते हैं इसलिए मैंने आपको समझाया। तो अर्पणा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा अब तो, काफ़ी साल से लड़ाई चल रही थी। हाँ जी सर, एक ठहराव आया है कि हाँ कुछ हुआ है, तो वो एक खुशी है कि एक स्टेबिलिटी फील कर सकती हूँ मैं अभी। तो वो एक अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ हुआ है इतनी साल की मेहनत के बाद। सब पूछते हैं ये जो है, ये रिजल्ट है, ये हम पुराने वक्त में रेडियो सुनते थे, कभी सुना होगा आपने। तब एक गाना आता था, बोला ये गाना उस फलाने आदमी के लिए डेडिकेट किया है या इस तरह से। तो ये किसको आप समर्पण देंगी इस जॉब का, किसके नाम देंगी ये जो सर सक्सेस? मेरे पिताजी को सबसे पहले और मेरे माताजी को। आपको बता दूं, अर्पणा के पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। 2022 में उनका देहांत हो गया था, लेकिन उनका सपना था कि बेटी बड़ी अफसर बने। गांव के छोटे से किसान थे, लेकिन सोच बड़ी थी और उसी के चलते बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में आए। भिवानी में रहती आज जिनकी फैमिली। पिताजी की सोच आज यहाँ तक ले आई। उनका ही सपना था, वो चाहते थे, उनके दिमाग में था ये आईएएस आईपीएस क्या होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये सपना मैं भी उन्हीं के थ्रू देख पाई थी, क्योंकि हमें जो बता दिया जाता है हम वही एक दिमाग में बात डाल लेते हैं। किसी के पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो मेरे पापा ने हमेशा यही बात की थी कि तुझे डीसी बनना है। तो वो चीज़ हमेशा से थी, वो 6-7 से। बाकी मेरे नाना जी, दादाजी, उन्होंने मुझे इस प्रोफाइल से अवगत कराया कि मेरे नाना जी को इन सब चीज़ों में बहुत रुचि थी। वो काम भी करते थे, वो लोगों से मिलते थे, तो उनका डीसी इन सब से उठना बैठना होता था। तो उन्होंने समझाया था कि इस जॉब के थ्रू आप लाखों लोगों की ज़िंदगी में एक बदलाव ला सकते हैं। कि नेता आते हैं, वो 5 साल के लिए आएंगे, वो कुछ करेंगे, कुछ अपने लिए, कुछ लोगों के लिए। आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है अलोंग विद द पावर्स। तो अगर आपकी इंटेंशन सही हैं, आपके संस्कार सही हैं, आपके जो अंदर कुछ करने का जो जज्बा है वो सही है, तो आप बहुत बदलाव कर सकते हैं और वो 40 से 50 साल तक की सर्विस में कर सकते हैं। तो चीज़ ये है कि आप जब तक वो करेंगे, आप 59 तक आप अपना वर्क प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, आप करते हैं, तो यू कैन ब्रिंग सो मेनी चेंजेस। तो उसी की जो चीज़ मैंने समझी थी, उसी की वजह से मेरी रुचि इसमें हुई थी और बहुत क्लियर थी मैं, मेरे कोई सेकंड थॉट नहीं था। आई वॉज़ वेरी क्लियर कि मुझे यही करना है। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के तुरंत बाद, मुझे डिग्रीज़ कलेक्ट नहीं करनी थी, तो मैंने यही करना शुरू किया। हम आपकी क्वालिफिकेशन पे आएंगे, आपकी ग्रेजुएशन से लेकर जो पढ़ाई रही उस पर आएंगे। पिताजी और माताजी का कितना एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था? सर मेरे पापा और माँ दोनों ही 10th पास हैं। लेकिन सपना उनका डीसी हाँ का जी था। बिल्कुल, कि हमने कितना भी पढ़ा हो, लेकिन हम अपनी बेटी को कितना पढ़ाना चाहते हैं। मेरे भाई हैं, उन्होंने भी LLB LLM, मतलब ही इज़ वन ऑफ मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन इन आवर फैमिली। तो हमें पढ़ाया गया है, उन्हें हमें पढ़ाना ही था। मुझे ये ऐसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस PG और ये सब नहीं करना था, मुझे तैयारी करनी थी, तो मुझे वो मौका भी दिया गया। तो जो हम करना चाहते थे, हमें पूरी फ्रीडम थी वो करने की।
गांव से जो गांव छोड़ने का फैसला है वो बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए लिया गया था आपकी हाँ जी, पढ़ाई के सिर्फ लिए? इकलौता रीज़न था कि मेरे स्कूल में, मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल था 5th क्लास तक, और वो बहुत टाइम बाद उसके बाद की क्लासेज आई हैं। तो मेरे पापा को ये था कि हाँ ठीक है, 3rd क्लास तक मैं गांव में ही पढ़ी थी और मैं जितना वहाँ पर जितना अच्छा कर सकती थी मैं करती थी अपनी तरफ से। वो भी पढ़ाते थे, उनकी वजह से मैथमेटिक्स मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना था। लेकिन एक पॉइंट के बाद ये था कि ये अभी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का बेस कैसा बनता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा एजुकेशन एक सोल पर्पज़ था भिवानी आने का। माताजी ने भी बड़ी जद्दोजहद की है, आपके पिताजी की डेथ हुई उसके बाद जिस तरीके से पूरे परिवार ने आपको संभाला, एक बच्चे के पीछे बड़ा समर्पण होता है फैमिली का जब वो खेल की या बड़ी तैयारी किसी भी एजुकेशन फील्ड में जा रहा है। तो कितना इन लोगों का सपोर्ट रहा आपके पीछे? सर, मेरी माँ का मतलब उनकी वो मेहनत, उनका स्ट्रगल वो हमेशा से ही रहा है। जैसे हम भिवानी आए थे तब से ही उन्होंने, मैंने जैसे बताया वो सिर्फ 10th क्वालिफाइड हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो कोई जॉब या कुछ भी ऐसी क्वालिफ़िकेशंस हों उनके पास, पर उनके पास जज्बा था, एज आई सेड कि हाँ वो चीज़ है। तो उन्होंने तब से ही वो डेयरी की हुई है और उसी के थ्रू, उसी की मेहनत की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो वो चीज़ मैंने देखी है, वो स्ट्रगल एक रूट से उठकर जितना वो कर सकते हैं करना। मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट का अगर एग्जांपल है तो वो मेरी माँ है कि अगर आप कुछ करना चाहो तो कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती है। तो यही एक चीज़ थी जिसे मैं साथ लेकर चल रही थी। अर्पना, हम कई सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू करते हैं, कुछ लोग छुपाते हैं इन चीज़ों को, जिसको आप बड़ा बढ़ा चढ़ा के या फिर आप ओपनली सबके सामने ये फेज़ लेकर के आ रहे हैं कि मेरी माँ ने डेयरी में, डेयरी यानी भैंसों का वो काम जिसमें आपको गोबर भी उठाना होता है, दूध दोहना और उससे लेकर उनका जो क्या बोलते हैं उसको, चारा वारा डालना, ये सारी चीज़ें तो ये पार्ट होते हैं और इसमें आप लोग बड़े खुल के बोल रही हैं अपने माँ के प्रति। तो एक एग्जाम्पल जाता है, आप क्या मानती हैं? सर बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है यही मेरे पापा की कहावत होती थी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आज आप देखें हमारे युवा दूसरे देशों में जाकर जो चीज़ें कर रहे हैं, तो वो आज अगर हम अपने घर में अपने देश में कर रहे हैं तो उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेहनत करके खा रहे हैं तो उस पर आपको हमेशा प्राउड होना चाहिए। और हमें यही चीज़ सिखाई गई है। मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि मेरी माँ गोबर डालती हैं या ये काम करती हैं या मैं ये क्यों ना करूँ। वही है, मेरी माँ हमेशा कहती हैं कि भगवान, गोबर अगर एक देवता है तो जितना हमें दिया उतना सबको दे। तो वो संस्कार या फिर वो सीख मुझे मिली है, तो मेरे अंदर कभी भी ऐसी कोई थिंकिंग नहीं आई कि ये नहीं बताना चाहिए। आई एम वेरी प्राउड ऑफ फ्रॉम वेयर आई कम। और मतलब मुझे पूरा पूरा गर्व है इस चीज़ पर कि मैं इनकी बेटी हूँ और इस जगह से आती हूँ और ये काम है, तो मुझे उसमें कभी भी ऐसे कोई हिचक नहीं हुई। अच्छा, गांव की बेटी हैं तो गांव में बेटियां जब छोटी और थोड़ी सी बड़ी होती हैं तब उनके कंधे पे जिम्मेदारियां, ये जो आप गोबर की बात या भैंसों की बात या पशुओं की, खेतों की बात आती है, वो सपोर्ट करती है अपने माँ बाप को, बेटे भी करते हैं अक्सर हालांकि। तो आपको कभी ऐसा करने का आपने किया या फिर माँ बाप ने आप पे प्रेशर डाला कि आपको भी थोड़ा? प्रेशर नहीं डाला है, वो आपने कहा कि वो कुछ जिम्मेदारियां हम खुद मान लेते हैं, तो वो मैंने मानी है हमेशा से। वो बिज़ी होती थी, जो मुझसे बन पाता था, मैं स्कूल जाती थी तब भी उससे पहले जितनी हेल्प हो सकती है, आने के बाद जितनी हो सकती थी तो मैं करती थी। कभी गोबर भी उठाया सिर पे अर्पणा ने? हाँ जी, रिजल्ट आने के अगले दिन भी उठाया है मैंने। अभी असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद गोबर उठाया अर्पणा ने? हाँ जी बिल्कुल। ये रूट्स होते हैं बच्चों के, और ये शायद वही बच्चे, मैं एक चीज़ कहता हूँ, ये चीज़ें आप तक मैं लेके आने के लिए स्पेशली इनसे बात कर रहा हूँ। आपको लगेगा बड़े ये रूट बात या उठ बात हो रही हैं, लेकिन यही चीज़ें हैं जो आपको सिखाती हैं। जो बच्चे सफल होते हैं उनके पीछे की जो बातें होती हैं वो आप तक लेकर के आता हूँ, सिर्फ इसलिए कि वो बच्चे त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, दिल्ली में रहती हैं, दिल्ली में अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने खर्चे निकालने के लिए आपने, मैंने सुना है कि साथ में जॉब भी की, माँ बाप पे भार नहीं डाला इतना? नहीं, मैं अभी कर रही हूँ, फ्रीलैंसिंग में कर रही हूँ। पापा के जाने के बाद से मुझे ये था कि मुझे एक सपोर्ट सिस्टम बनना है, क्योंकि मैं उस लायक हूँ। ठीक है, चीज़ें हो रही थी, लक फेवर में नहीं था, पर मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली थी, तो मैं कर सकती थी। आई वॉज़ क्वालिफाइड कि मैं काम कर सकूँ कुछ इंस्टीट्यूट्स में। तो तब से मैं फ्रीलैंसिंग का काम कर रही हूँ और
मैं घर से कुछ बोझ नहीं बनना चाहती। हाँ, जितना मुझसे सपोर्ट हो सकता है वो मैं घर वालों को करने की कोशिश करती हूँ। तो तब से एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ, और वो उतना कि ऐसा ना हो कि मैं उस चीज़ के पीछे भागते भागते जो सपना शुरू हुआ था उसको पीछे छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे पापा ये कभी नहीं चाहते। तो मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल रही हूँ। अच्छा, ये जो आपकी पोस्ट है ये काफ़ी कम सुनने को मिलता है, ये इसकी फुल फॉर्म एक तो EFPO बोलते हैं इसको। सर EPFO EPFO ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंडर ये रिक्रूटमेंट हुई है। जो मेरी पोस्ट है वो APFC की है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। अच्छा। तो ये कम सुनने को मिलता है क्योंकि एक तो UPSC इसको कंडक्ट कराती है, और लास्ट टाइम जब ये एग्ज़ाम हुआ था ये 2015 में हुआ था। उसके बाद इतने साल बाद अब ये एग्ज़ाम हुआ है। तो ये एक रीज़न होता है क्योंकि रेगुलर रिक्रूटमेंट्स नहीं है। जैसे UPSC अलग एग्ज़ाम्स कराती है, CSC, CAPF, CDS, ये हर साल होते हैं। वैसे ये एग्ज़ाम हर साल नहीं होता है। APFO का एक EO का रिक्रूटमेंट होता है जो ग्रेड B का होता है, वो 2-3 साल के बीच में निकल जाता है, लेकिन ये 2015 के बाद जैसे मैंने बताया ये अभी हुआ है, इसलिए आपने कम सुना है इसे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं पिताजी का आशीर्वाद और ये इस टाइम में वैकेंसी निकलना। हाँ जी, बिल्कुल। आपके सपोर्ट पिताजी यहाँ नहीं है फिर भी कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। और ये मैं यही कहूँगी कि शायद वो भगवान कहते हैं कि हाँ मैं धक्के खा रही हूँ, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भेज दी गई, क्योंकि तैयारी थी ही। मैं हर एग्ज़ाम दे रही थी, लगभग हर एग्ज़ाम UPSC का मैंने क्लियर किया है अभी तक। हाँ, आखिर पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते कुछ हो जाता था। जैसे CAPF में मैं फ़िज़िकल नहीं कर पाई थी, इंजरी हो गई थी। वैसे CDS में आई वॉज कॉन्फ्रेंस आउट ड्यू टू सम फियर कि मैं हाइट पे चढ़ के जंप नहीं कर पाई थी। वैसे ही मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं UPSC के, और हर एग्ज़ाम हो रहा था। तो ये रिक्रूटमेंट आई, मैंने फॉर्म फिल किया, और मैंने उस साल स्किप किया था अपना सिविल सर्विसेज का, तो मेरे पास टाइम था। मैंने इस एग्ज़ाम के लिए बैठकर 2 से 3 महीने प्रॉपर रिग्रेस प्रिपरेशन की, और आज रिज़ल्ट हमारे सामने है। अच्छा, आपने UPSC के जो इसमें मैं शायद इतना नहीं समझ पाऊंगा, जनता को नहीं समझा पाऊंगा, पब्लिक को। UPSC बांटती है अलग अलग, जैसे IPS IAS की जो वो अलग निकलती हैं, हाँ उसको जी। सिविल सर्विसेज हाँ जी, वो सिविल सर्विसेज वो आपने 5 बार अटेम्प्ट दिए हैं। हाँ जी, वो तो वहाँ का अनुभव यहाँ कितना काम आया, और ये एग्ज़ाम दोनों आपस में कितने डिफरेंट हैं? हाँ जी, इससे जो बेसिक तैयारी है वो वही है जो आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सब जो करना होता है वो ओवरलैप करता है दोनों एग्ज़ाम्स के अंदर। इस एग्ज़ाम में जो अलग था वो थे लेबर लॉज, अकाउंटिंग, कंप्यूटर। तो वो 3 सब्जेक्ट थे जो मैंने एक्स्ट्रा पढ़े थे, क्योंकि बाकी सब के नोट्स, मेरा कंटेंट प्रिपेयर था, मुझे बस वही रिवाइज़ करना था, क्योंकि वही सेम कंटेंट है जो मैं हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ती हूँ या UPSC के अदर एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ती हूँ। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। जो एडिशनल था, जो मैंने बताया आपको 2 से 3 महीने, मैंने वो एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़े थे, क्योंकि जो बाकी का था वो मेरा प्रिपेयर्ड ही था और वो तैयारी चल ही रही थी, उसमें कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो रिवीजन मैं ऑलरेडी 50 से 60 बार उन नोट्स की कर चुकी थी, तो वो छपे हुए थे। जो एक्स्ट्रा पढ़ना था उसकी मैंने अच्छे से तैयारी की, क्योंकि मुझे ये एग्ज़ाम टारगेट रखना था कि अगर अभी मेरे पास ये मौका है तो एक स्ट्रॉन्ग प्लान B मैं इसे बना सकती हूँ, एंड फॉर्चुनेटली वो बन गया है आज। सिविल सर्विसेज के आपने कई अटेम्प्ट दिए थे, उसमें एक आप पहुंची हैं इंटरव्यू तक। हाँ जी सर। उस इंटरव्यू में और इस इंटरव्यू में कितना डिफरेंस था, कुछ अलग था? नहीं सर, मेरे लिए ऑलमोस्ट सिमिलर था ये इंटरव्यू जैसा पूछा गया, क्योंकि मेरा वो इंटरव्यू UPSC के मेंबर्स ने लिया था, तो ये भी उन्हीं UPSC के रिटायर्ड मेंबर ने लिया था, तो मुझे इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं लगा। मतलब हाँ, पर ये वाला इंटरव्यू मेरा ज़्यादा अच्छा हुआ था, पिछली बार भी सही हुआ था, पर मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं थी। इस बार मैंने बहुत मेहनत की थी इंटरव्यू के लिए भी, तो मैं थी उस रूम से बाहर निकलने के बाद, और चेयरमैन सर के जो एक था कि हाँ जितना मैं समझ सकती थी कि वो भी सेटिस्फाइड थे मेरी परफॉर्मेंस से, तो मुझे उम्मीद थी। पर इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे कि मैं सेकंड रैंक आ जाऊंगी, वो तो मैंने भी नहीं सोचा था। तो वो एक मैं कहूँगी कि भगवान, किस्मत या मेरी माँ की दुआएं, वो उसका परिणाम है। बैकग्राउंड एजुकेशन का जो रहता है, उस शुरुआत आपकी गाँव से हुई। हाँ जी। उसके बाद क्या कुछ क्वालिफिकेशन रही आपकी? सर मैंने 3rd तक, जैसे मैंने बताया, एजुकेशन मेरी गांव में हुई। उसके बाद मैंने भिवानी पब्लिक स्कूल से अपनी 12th तक कंप्लीट किया। फिर मैंने BSc नॉन मेडिकल किया MCM DAV कॉलेज, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, चंडीगढ़, वहाँ से।
तो ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे पीजी या कुछ भी नहीं करना था, वो मेरे प्लान में कभी नहीं था। मैंने बताया सिविल सर्विसेज की ही मुझे तैयारी करनी थी। तो अपनी ग्रेजुएशन के 5 दिन बाद ही मैं दिल्ली चली गई थी और मैंने कोचिंग के लिए एनरोल कर लिया था। तब से ये सिविल सर्विसेज की ही तैयारी चल रही है। एक मूवी आई थी कुछ दिन पहले, 12th फेल, हाँ देखी जी सर, आपने? बिल्कुल देखिए सर। तो आपकी और मनोज शर्मा की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, वो भी 5-4 बार फेल हुए थे सर ये क्वेश्चन UPSC मुझसे रियल इंटरव्यू में पूछा गया था। ये मैं एंटर करते ही मुझसे सेकंड क्वेश्चन था जो अभी इंटरव्यू हुआ उसमें, कि ये 12th फेल मूवी आई है, इसमें और आपकी ज़िंदगी में जो आपकी जर्नी रही है उसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस हैं। तो मैंने तब भी यही कहा था, अब भी यही कहूँगी कि हाँ, स्ट्रगल उनकी भी थी, मेरी भी थी, वो अटेम्प्ट्स वाली भी कि बहुत पास आकर ना होना, वो वाली उनकी कुछ अलग तरीके की थी, उनकी कुछ फाइनेंशियल थी, कुछ सोशल थी, मेरी अपनी इमोशनल, फाइनेंशियल। तो हमारी अलग अलग स्ट्रगल्स थी। ऑब्वियसली वो उस मूवी ने भी इतना प्रेरित किया था कि हाँ, अगर वो रुके रहे, वो डटे रहे। वो मेरे सब रिलेटिव्स ने देखी हैं और मेरे पास फ़ोन आए हैं कि वो कर सकते हैं तो होगा, ज़रूर होगा। वो मूवी देखकर सिर्फ तेरी ही याद आ रही थी। तो हाँ, ये मूवीज़, ऐसी मूवीज़ अगर बनती हैं तो वो अच्छा इम्पैक्ट भी करती हैं। तो हैं, सिमिलरिटीज़ तो बहुत हैं सर। सिनेमा देखने का शौक है या अच्छी मूवीज आती हैं तभी देखते हैं? नहीं, मैं बहुत सिलेक्टिवली देखती हूँ। मतलब मूवीज़ में इतनी कि अगर हो एक सेंसिबल, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि मेरे हिसाब से सिनेमा का एक फॉल हुआ है रिसेंट टाइम्स में। तो मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ अपनी मूवीज़ देखने के लिए कि हाँ, कुछ अगर लगे कि इससे सीख के ही निकलेंगे तो ही मैं देखती हूँ, या फिर एंटरटेनमेंट भी एक सेंसिबल वे का हो तो ही मैं देखती हूँ। अच्छा, बच्चा खास करके बेटियों का, हरियाणा, राजस्थान जिन इलाकों से हम आते हैं वहाँ पे प्रेशर होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ एग्ज़ाम्स के लिए छूट मिलती है, कुछ वक्त मिलता है, उसके बाद शादी का प्रेशर, शादी का बर्डन, रिश्तेदार कहने लगते हैं, घर वाले सोचने लगते हैं। आपके ऊपर ऐसा कुछ रहा? नहीं सर, मैं फॉर्चुनेटली आई वुड से कि मतलब लोग कहते हैं कि हाँ, ऐसी सोसाइटीज़ हैं, ऐसे घर हैं। तो अगर ऐसी सोसाइटी है तो मैं एक एक्सेप्शन हूँ, पर मैं मानती हूँ कि ऐसे बदलाव हो रहे हैं और बचपन से ही वो चीज़ है, मुझे छूट दी गई है। मुझे मेरे भाई से ज़्यादा चीज़ों की छूट मिली है। जो मैं करना चाहती हूँ मैंने किया है। शायद मेरे माँ बाप को भरोसा था और वो कहते हैं कि उन्होंने, मैं ये कहूँगी कि मैं जितने माँ बाप की कम अक्रोस हुई हूँ, मुझे अपने वाले सबसे, बेशक वो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन सबसे लिबरल और सबसे ओपन माइंडेड मिले हैं। हम हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। पापा मुझसे, लोग कहते हैं कि लड़कियों को एक जगह तक रखा जाता है, मेरे पापा ने हर बड़ा फ़ैसला मुझसे डिस्कस करके लिया है। तो अगर मुझे इस तरीके से एम्पावर्ड वे से अगर ब्रॉटअप किया गया है तो मैं ये नहीं कह सकती कि कुछ भी मेरे साथ भेदभाव हुआ है। और यही रीज़न है, जो मेरी अपब्रिंगिंग है वही एक रीज़न है कि मैं खुद को इतना एम्पावर्ड मान पाई और मैं यहाँ तक पहुँच पाई। बेटियों के लिए पिता बड़ा स्तंभ होता है, कुछ लोग बेटियों के लिए तो फ्रेंडली हो जाता, आपने भी जैसे बताया। तो पिताजी के जाने के बाद कमज़ोर पड़ी थी कहीं? हाँ जी सर, वो था ऑब्वियसली। मैं हर दिन वो स्ट्रगलिंग एक फ़ेज़ था कि हाँ, कैसे करना है बस। पर ऐसा भी हुआ, ऐसा नहीं है कि हाँ, बहुत बार हुआ कि नहीं, गिव अप कर देती हूँ, अब वो है नहीं तो मैं क्यों ही क्या कर रही हूँ। पर फिर मैं अपनी माँ से बात करती थी, ये देखती थी कि मेरी ज़िंदगी में अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कहते हैं कि हाँ, मैंने पिताजी खोए हैं, किसी ने बेटा खोया है, पर इनके लिए वो एक रिश्ता था जो कभी कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। तो अगर ये खड़ी हैं, ये सब जिम्मेदारी लेकर भी खड़ी हैं, तो मैं कैसे हार मान सकती हूँ। ये हर बार फ़ोन करके मुझे बोलती थी कि मैं हूँ, मतलब मैं हूँ और अब मुझे सब संभालना है। तो वो एक सबसे बड़ी हिम्मत थी। तो मेरी माँ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तब मैं गिव अप कर सकती थी या मैं टूट सकती थी, उन्होंने मुझे संभाल के रखा और आज सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। स्टडी आवर्स कितने रहे आपके, कितने घंटे आप पढ़ी हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कितना समय देना ज़रूरी? सर, मैंने जैसे प्रिपरेशन शुरू की थी तो उस टाइम पर 10 से 12 घंटे, क्योंकि पहले तो कोचिंग में ही इतना टाइम चला जाता था। तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालने के लिए आपको बहुत इधर उधर से समय निकालना पड़ता है। तो मैं अपना सोने का टाइम काट लेती थी, इधर उधर का फ्री टाइम काट लेती थी। उसके बाद जब सिर्फ सेल्फ स्टडी शुरू हुई,
उसके बाद भी मैंने शुरुआत में जब तक मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ 8 से 10 घंटे दिए हैं। लेकिन एक टाइम के बाद जब आप वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, आप एक मौके का वेट कर रहे होते हैं कि आपने अपनी तरफ से पूरा कर लिया है, बस समय सही नहीं है, तो आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स देते हैं। उस टाइम पर मैं 6 से 8 घंटे में भी आप अच्छे से अपना एक जुडिशियस अगर आप वो टाइम निकालते हैं, क्योंकि मैं उसके साथ अपना, जैसे मैंने बताया, फ्रीलांसिंग का काम कर रही थी, तो उसके साथ भी मैनेज हो जाता था, क्योंकि चीज़ें सब पढ़ ली हैं, बस रिवीजन करनी है, तो वो उतने में हो जाता है। जेन्युइनली अगर आप 8 घंटे भी दिन का निकाल लें, पर वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बुक खोल कर बैठे हैं और 8 घंटे देख रहे हैं कब होंगे, वो नहीं। आपको फ़ील हो जाएगा कि आज मेरा ये टारगेट है, तो आप टारगेट रखें कि मुझे इतना पढ़ना है, ऐसे करना है, फिर आप घंटे देखेंगे भी नहीं। तो मैं घंटे एक बहुत वैसे उसमें बता रही हूँ, लेकिन जो पढ़ते हैं वो घंटे नहीं, वो अपने टारगेट्स देखते हैं कि आज मुझे इतना पढ़ना है, इतना फिनिश करना है। तो यही एक सही तरीका होता है तैयारी का। अच्छा, बच्चे तैयारी करते हैं यूपीएससी के लिए, लाखों लोग हाँ जी प्रीलिम्स सर। देते हैं और सैकड़ों लोगों की वहाँ एंट्री होती है जो कुर्सी पे बैठते हैं जहाँ आप पहुँचेंगी। वहाँ तक पहुँचने का रिस्क बड़ा होता है, ये रिस्क सबसे बड़ा और सबसे जुदा होता है। इस रिस्क के लिए बी प्लान भी कोई दिमाग में चल रहा था कि ये नहीं हुआ तो ये करूँगी? सर नहीं, अभी बहुत टाइम तक नहीं चला। मतलब मैं बहुत एक ज़िद में थी कि हाँ, तो इसलिए मैंने बहुत मौके थे उनको जाने दिया। अगर मैं शायद कहीं पहले मैंने कर लिया होता तो ये प्लान भी एक आ जाता, वो सीडीएस भी आ सकता था, सीएपीएफ के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट भी आ सकता था। पर मुझे ये था कि अगर प्लान बी भी आए तो वो ऐसा आए कि मैं अपनी तैयारी से ना हट पाऊँ। तो इसलिए मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज पे भी फोकस किया, बट कुछ फैक्टर्स की वजह से मैं वहाँ पर नहीं हो पाई। चीज़ें बहुत पास आकर रही जहाँ पर मैं नहीं समझ पा रही थी कि गलत क्या हो रहा है। तो उस सब के बावजूद भी अब एक ये आ गया था कि मेरे पास एक ही अटेम्प्ट बचा है और मैं उसे हड़बड़ाहट में नहीं दे सकती। तो मुझे पहले एक प्लान बी स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसे स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद ही मैं अपना जो लास्ट अटेम्प्ट है वो दूँगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास ये एक्सपोजर, ये एक्सपीरियंस नहीं था। अब जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि आप 2-3 साल की एक अच्छी तैयारी के बाद एक प्लान बी देख लीजिए कि पहले वो प्लान बी हो जाता है तो आप मेंटली, फाइनेंशियली बहुत फ्री फील करते हैं, और वो ज़रूरी है, वो फ्री फील करना ज़रूरी है। तो यही मैं कहूँ। माउंटेन मैन एक मूवी आई थी और उसका एक डायलॉग था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो एक लास्ट अटेम्प्ट बचा है और हाँ इसको जी। करेंगे करेक्ट। दीवानगी अभी भी उस आईएएस वाली कुर्सी की ही है। सर है, वो कुर्सी से ज़्यादा वो सपने की है कि जहाँ से शुरुआत की थी, इतने लोगों का सपना था। मतलब मेरे पापा ने कभी मुझे वो कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोचा ही नहीं कि नहीं नहीं एसडीएम लग जाओगे या फिर आईपीएस, नहीं, आईएएस ही बनना है और तुम बन सकते हो तो वही बनो। तो अब वो सपने के पीछे की जिद्दोजहद है, पावर और कुर्सी से ज़्यादा, क्योंकि इस जो मुझे अभी मिली है उसमें भी सेम ऑलमोस्ट पर्क्स, सैलरी सब सिमिलर है। बट अब बात ये आ गई है कि सपना तो वो था, तो मैं कोशिश करूँगी ज़रूर कि मुझे आईएएस हो पाए, और मुझे उम्मीद है, अब मुझे भरोसा है कि अगर ये हुआ है तो वो भी हो जाएगा। वो कहते हैं कि एक लक की स्ट्रीक होती है, बैड लक की, अगर वो टूट जाती है तो फिर आप जिस भी चीज़ को हाथ लगाओ वो अच्छा ही होगा। तो वही मुझे उम्मीद है। मेरी कोशिश रहती है अर्पणा कि जो लोग जुड़े हैं मेरे साथ वो सीखें और उससे कोई ना कोई अच्छा सबक लेके लाइफ में सक्सेस हो। अब पब्लिक के फ़ायदे की बात कर लेते हैं। आम आदमी का बच्चा आईएएस, आईपीएस या फिर बड़ी जॉब्स में जाना चाहता है, खास करके यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो किस तरीके से तैयारी कर सकता है और गरीब बच्चे कैसे सपने ले सकते हैं घर रह के, या किस तरह से कोचिंग वगैरह ले सकते हैं, ये थोड़ा सा आप समझाएं कंसेप्ट दो। हाँ जी सर, तैयारी घर रहकर भी की जा सकती है। आज के टाइम पे जब मैंने शुरू की थी उस टाइम पर सोशल मीडिया, या फिर मैं कहूँगी कि यूट्यूब और टेलीग्राम जैसे चैनल्स या चीज़ें इतनी नहीं स्ट्रॉन्ग थी, हमें नहीं पता था इनके बारे में। पर आज आप यूट्यूब पर जाएंगे, पूरे के पूरे कोर्स आपको फ्री में मिल जाते हैं। सब मटेरियल आपको रोज़, एडिटोरियल, जितना जो कंटेंट चाहिए, एनसीईआरटीज़ का इवैल्यूएशन है, हर चीज़ आपको फ्री मिल जाती है। तो हाँ, एजुकेशन, आई वुड से कि इंटरनेट के पेनिट्रेशन की वजह से एजुकेशन सच में बहुत एक्सेसिबल हुई है लोगों के लिए। तो अगर किसी के भी घर में एक स्मार्टफ़ोन है, जो आजकल है हम सबके पास, तो अगर वो है तो आप यूट्यूब से फ्री में कर सकते हैं, आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब लोग सोचेंगे कि ये हिपोक्रेसी होती है कि मैं खुद दिल्ली थी इतने साल से और मैं ये कह रही हूँ। तो मेरा दिल्ली में रहने के अलग रीज़न्स थे, क्योंकि मैं यहाँ रहती थी घर पर,
तो काम का प्रेशर इतना है कि मैं ये नहीं देख सकती कि मैं बैठी हूँ और मेरी माँ काम कर रही हैं, तो वो मुझे यहाँ रहने नहीं देती थी कि तुम वहीं जाओ वहीं पढ़ो, और यहाँ चीज़ें हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत अलग तरीके की थी, थोड़ा घर का माहौल डिस्टर्बेंस वाइज। तो अगर आपके घर में आपको वो शांत माहौल मिल सकता है, आजकल हम जैसे छोटे शहरों में भी लाइब्रेरीज रीडिंग हॉल खुलने लगे हैं, तो आप सुबह वहाँ जाएँ, वहाँ पढ़ सकते हैं, वाईफाई मिलेगा आपको यूट्यूब के थ्रू। पर वो आपको खुद एक अपने ऊपर लाना है, क्योंकि जैसे सोशल मीडिया बढ़ा है उसके फ़ायदे बढ़े हैं तो नुकसान भी बढ़े हैं। हमारे पास डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है, आप यूट्यूब खोलेंगे, आप शॉर्ट्स देखने लग जाते हैं, आपके 3 घंटे वहाँ। तो वो चीज़ आपको खुद देखनी पड़ेगी कि अपने टेबल पर कुछ लगा लें, जो भी चीज़ आपको सपने के लिए मोटिवेट कर रही है, कोट या कुछ भी, और आप बार बार उसे देखें कि आप क्यों लगे हैं। तो आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। आपने जैसे देखा, अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं कहूँगी कि हर कोई कर सकता है। जी, तो ये थी अर्पणा गिल। ये कहानी बड़ी मज़ेदार थी, फिल्मी कहानी लगती है, जैसे आपने मनोज शर्मा की कहानी देखी, लेकिन ऐसी हर उस सक्सेसफुल इंसान की, सफल इंसान की कहानी होती है, और ये कहानी आपकी भी हो सकती है। हमारी स्क्रीन पर आप भी आ सकते हैं, या फिर चर्चित या वायरल हो सकते हैं ऐसे ही रिजल्ट दे करके। कामयाब आप होंगे और बधाइयाँ समाज देगा, ज़माना देगा। आने वाले वक्त में दोबारा से अर्पणा गिल की इस जुनून के साथ बैठेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने पिता से प्रॉमिस किया है और अब स्क्रीन पर ये बोल चुकी हैं। ज़रूर ये यूपीएससी अटैम्प्ट देंगे और हमारी शुभकामनाएं इनके प्रति हैं। ये लास्ट अटैम्प्ट इनका बड़ी विक्ट्री होगा और ये पहुंचेंगे डीसी के पद तक। फिलहाल आप लोग अर्पणा की स्टोरी के बारे में कमेंट में लिख सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।